हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स टॉर्क जोन। आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनने जा रहा है वो है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक क्लास 9th का टॉपिक नंबर 2.7। एंड ये क्या है कि हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा इस चैप्टर का। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला बॉडी के अंदर मोशन। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटी किसे कहा जाता है। ग्रेविटी क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होकर अपना फ़ोन ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर देती हूँ या बस अपने हाथ से यहाँ से रिलीज़ कर देती हूँ, तो हर एक एक चीज़ नीचे की तरफ ही क्यों मूव करती है? क्यों हर नीचे गिराने वाली चीज़ ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती, साइड की तरफ क्यों नहीं जाती, हमेशा वो नीचे की तरफ ही क्यों गिर रही होती है? ये क्वेश्चन राइज होता है हर उस इंसान के लिए जो ग्रेविटी को नहीं जानता, जिसे नहीं मालूम कि ग्रेविटी क्या है। देखें, अगर हम लोग आज अपने इस अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, ये डेस्क अगर इस क्लास के अंदर मौजूद है, या अगर कोई भी इस डेस्क के अंदर ऊपर जो है वो हम लोगों ने बुक्स रखी हुई हैं, तो हर एक एक चीज़ की ये जो वजह है, ये जो पोजीशन है, ये किस वजह से ऑर्गेनाइज है? ये ग्रेविटी की वजह से ऑर्गेनाइज है। आज अगर हम लोग सुकून से अपने बेड पे लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ के खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, या जिन भी चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह पर रखा हुआ है, मैं अगर ये मार्कर है यहाँ पर इसको रख देती हूँ, तो हर एक एक चीज़ किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी अर्थ के ऊपर मौजूद ना हो तो मैं ये मार्कर अगर यहाँ पर रखूँगी तो ये कभी भी यहाँ पर रखा नहीं जाएगा, बल्कि ये अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे मौजूद होगा उसी पॉइंट पर ये खड़ा रह जाएगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ग्रेविटी है। ग्रेविटी का ना होना इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आज जहाँ जिस जगह मौजूद है वो वहाँ नहीं मौजूद रह सकती। मैंने यहाँ पर खड़ी होकर अगर फ़ोन को नीचे रिलीज़ कर दिया तो ये फ़ोन जहाँ होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। देखिए, अगर कोई भी एक चीज़ है, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे यहाँ पर कोई खड़ा होकर खींच रहा है अपनी तरफ, कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तभी तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर, मान लें ये अर्थ है, यहाँ पर खड़े होकर अपने हाथ से क्या कर देते हैं? नीचे की तरफ रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बॉडी नीचे की तरफ क्यों जाती है? वो नीचे की तरफ इस वजह से जाती है क्योंकि यहाँ पर ये जो मौजूद अर्थ है ना, ये क्या कर रही होती है? इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या करती है? ऊपर से नीचे की तरफ मोशन करती है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। और क्यों मूव करती है? क्योंकि ये अर्थ इसके ऊपर क्या कर रही होती है? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है। इसी फोर्स को नाम दिया गया है किसका? ग्रेविटी का। इसी फोर्स को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ये फोर्स क्यों राइज होती है? क्वेश्चन ये राइज होता है ना कि देखें, ग्रेविटी मैंने कह दिया कि आपने मान लिया कि अर्थ है, अर्थ ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है बॉडी को ऊपर से, अगर आप लोग छोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा कि फोर्स लगेगी, अर्थ यहाँ पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अर्थ फोर्स लगा रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि अर्थ फोर्स क्यों लगा रही है? क्या वजह क्या है ऐसी कि अर्थ अर्थ की क्या मजबूरी है कि वो फोर्स लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, उसको अपनी नीचे की तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? देखें, इसको समझने के लिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं पहले। देखिए, आज से बहुत टाइम पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन। इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ आप आगे जाके अपनी इसी 9th क्लास की बुक में ही ये लॉ पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में समझाना था, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। न्यूटन ने ये कहा कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस पूरी की पूरी कायनात, इस स्पेस, एक पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी यूनिवर्स बनी हुई है ना, इसके अंदर मौजूद हर एक एक चीज़, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है।
यानी कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो जब भी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो दोनों के दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। लाइक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है कि जैसे ये दो मार्कर हैं, ठीक है, ये दो पेन आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों पेन के पास मास मौजूद है, इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा। जैसे ही ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, यानी कि ये बॉडी इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आती है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये जो अट्रैक्शन है ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास फोर्स की वजह से होती है। और वो फोर्स क्या कहलाती है, वो फोर्स कहला रही होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने कह दिया कि यहाँ पर ये दो मार्कर हैं, ये इन दोनों के पास मास मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे के जब नज़दीक आएंगे इनके इर्द गिर्द ये जो फील्ड पाई जा रही है इनकी मास की वजह से, जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। और तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो हमें, जैसे मैग्नेट को आप दो मैग्नेट यहाँ पर रखें, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए हमें नजर आते हैं, दोनों यहाँ पर दो मैग्नेट है ना, अगर वैसे करके चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अगर ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं मूव कर रही। तो इसका आंसर ये है कि ये जो दो बॉडीज़ हैं इनका मास इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि इनके दरमियान जो फोर्स है ना वो इस काबिल है ही नहीं कि ये इन दो मार्कर को आपस में इस तरह से नज़दीक लेकर आए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया में पाई जाने वाली हर एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल तो एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कभी कभार कि वो दो बॉडीज़ को एक तरफ अट्रैक्ट कर सके। सही है। अब मैंने ये बात कही कि दुनिया की हर बॉडी, भले वो बड़ी सी बड़ी बॉडी है या छोटी सी छोटी बॉडी है, तो ये जो हमारी अर्थ है ये भी तो एक मास ही है, ये भी तो एक ऐसी बॉडी है जिसका बहुत ज़्यादा वज़न है। तो जब ये हमारे पास अगर कोई भी इस दुनिया में पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट है, ये मेरा फ़ोन है, ये हम हैं, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है तो ये अर्थ और ये मार्कल भी तो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये मार्कल चाहेगा कि अर्थ उठ के इसकी तरफ आ जाए, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अर्थ है, ये चाहेगी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अब होता ये है कि इस ऑब्जेक्ट का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है अर्थ के मुकाबले में, कि वो कभी भी अर्थ को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाता। तो अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में मौजूद, जब वो अर्थ के नज़दीक आते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते हैं, लगाते तो दोनों फोर्स एक दूसरे को हैं, लेकिन इसका और दोनों जो फोर्स एक दूसरे को लगा रहे होते हैं ना उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली एक जितनी होती है। जितनी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उतनी ही फोर्स क्या होता है कि ना हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को लगा रहा होता है। लेकिन होता ये है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ये ऊपर उठने के बजाय ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये नीचे की तरफ आकर गिर जाता है। तो हमें समझ आई, हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया है कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी बेसिकली अर्थ की लगाई जाने वाली एक ऐसी फोर्स है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ लेकर आने की कोशिश करती है। ये ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते नज़र आ रहा है ना, हमें लग रहा होता है कि हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन अगर आप दुनिया में बहुत दूर चले जाएं, आप स्पेस में खड़े आपको होकर देखें, आपको ये अर्थ नज़र आ रही है, ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद यहाँ इस तरफ आ रहा होगा। मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखें, अगर आप अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हैं ना, मान लीजिए आप खड़े हैं, आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर एक बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना कहना गलत होगा, बल्कि सही अल्फाज ये है कि अगर मैं बहुत दूर स्पेस में जाकर खड़ी होकर देखूँ ना, मुझे ये नज़र आएगा कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, मान लें एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, और सब के सब क्या कर रहे हैं कि अपने हाथ से एक एक बॉल क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है,
तो हर चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी आ रही है, मेरे लिहाज से सिर्फ एक ही चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बाकी ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये राइट साइड जा रही है, ये लेफ्ट साइड जा रही है। तो हकीकत में ये है, अगर आप दूर से खड़े होकर देखेंगे ना अर्थ को, तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है। जब उसे ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो वो सेंटर की तरफ जा रही होती है। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी अर्थ की लगाए जाने वाली एक ऐसी फोर्स है जो हर एक एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, सेंटर की तरफ खींच कर लेके जा रही होती है। तो ये क्या है? हमारे पास ग्रेविटी है। उम्मीद है आपको ग्रेविटी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उस बॉडी का मोशन किस तरह का होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने मान लें ये क्या है? ये है अर्थ। इसकी सरफेस के ऊपर आप खड़े हैं। आपने क्या किया? एक बॉडी को यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। बॉडी क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। क्यों नीचे की तरफ आ रही है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। फोर्स अर्थ भी उतनी ही लगा रही है जितनी ये बॉडी अर्थ को लगा रही है, लेकिन बॉडी नीचे किस वजह से आ रही है? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, और ये क्या है कि ना अर्थ बॉडी को नीचे की तरफ ऐसे खींच रही है। ठीक है, ये हमें समझ आया। इसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर ये अगर अर्थ मौजूद है ना, यहाँ पर सन मौजूद है, तो सन क्या कर रहा होता है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। सन की जो ग्रेविटी होती है ना, वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है ना, वो ना तो एक अर्थ के पास, अर्थ ये चाह रही होती है कि वो सीधा मूव करे, सन क्या करता है? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो ना तो इस तरफ मूव कर पाती है, ना ही इस तरफ मूव कर पाती है, बल्कि इर्द गिर्द ऐसे इसके क्या करना स्टार्ट कर देती है? रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। इसी चीज़ को आप अब अर्थ को ऑब्जर्व करें लार्ज स्केल पे। ये अर्थ है, ये अर्थ का मून है। इसी तरह से अर्थ मून को क्या कर रही है? अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मून चाहता है वो इस तरफ चला जाए, वो ना तो इस तरफ जा पाता है, ना तो इस तरफ जा पाता है, वो क्या करने लग जाता है? अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी कहानी है ग्रेविटी की। इस तरह से ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर असरअंदाज होती है। इस तरह से ग्रेविटी क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को, मोशन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। अब हम लोगों ने ये वाला मोशन पढ़ना है, अर्थ के ऊपर बॉडी को। हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि सन अर्थ को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि मून अर्थ को किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ मून को किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करी। हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद कोई भी बॉडी है, उसको आप ड्रॉप कर दें तो वो किस तरह से नीचे आता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, उसके मोशन को हम लोगों ने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। सही है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास अर्थ है, और अर्थ क्या कर रही है? फोर्स एग्जर्ट कर रही है। ये बात ना मैंने आपको पहले ही बता दी कि बॉडी, ये जो अर्थ है ना, ये हर एक एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको सेम ताकत के साथ अपनी तरफ खींचती है। देखिए, हमारे पास ना एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट, या मैं आपको देखें शुरू से बात बताती हूँ। देखिए, अगर बॉडी यहाँ पर मौजूद है, उसको हम लोगों ने नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर ज़ीरो के बराबर थी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लें इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आई इंक्रीज होते होते वी एफ में तब्दील हो गई, वी एफ में तब्दील हो गई कुछ टाइम बाद। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ये बात हमें समझ आई कि ग्रेविटी एक क्या थी? एक फोर्स थी, जिसकी वजह से क्या है? एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इस एक्सलरेशन को हम लोग नाम दे देंगे क्या? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब जो पहले के साइंटिस्ट थे ना, लाइक हमारे पास एरिस्टोटल थे, इनका मानना ये था कि ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी कि जब भी आप बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे ना, तो वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। पहले एरिस्टोटल को ये लगता था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, उसने ये कहा था कि जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा असरअंदाज होती है, उनके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लगाती है, ठीक है। उनके ऊपर उनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट जब नीचे आएंगे तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इसने कहा कि वो कम लगेगी, सॉरी फोर्स नहीं, फोर्स की बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो अर्थ एक्सलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा ना, वो क्या करवाएगा, कम करवाएगा, उसका मानना ये था। लेकिन हकीकत में ये है, फिर गैलीलियो आया और गैलीलियो ने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसा नहीं होता। और ये किस बुनियाद पर ये बात कह रहा था, वो इस बुनियाद पे ये बात कह रहा था कि ये जो हल्का ऑब्जेक्ट है ना, इसे नीचे आते हुए क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये जो भारी ऑब्जेक्ट है इसे नीचे आते हुए कम टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, भारी वाला ऑब्जेक्ट है, अर्थ ने इसके ऊपर ज़्यादा ताकत लगा के इसे ज़्यादा जल्दी नीचे लेकर आया, और अर्थ जो है ना वो क्या कर रहा है कि ना इसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है। एरिस्टोटल को ये लगता था, क्योंकि वो टाइम के साथ ऑब्जर्व कर रहा था। गैलीलियो ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। देखें गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर हमारे पास मान लें ये एक फीदर है, मतलब छोटा सा एक मान लें एक पर है या पता ले लें आप, और एक बहुत बड़ी टायल है, आप इसको नीचे फेंकें और आप इसको नीचे फेंकें, दोनों के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट करती है ना, यानी कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी ना ग्रेविटी की वजह से, वो क्या होगी, सेम प्रोड्यूस होगी। ऐसा नहीं होगा कि भारी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, हल्के ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही हो। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है टाइम की वजह से कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ये जल्दी से नीचे आ रहा है। आप एक भारी की चीज़ को लें और एक हल्की चीज़ को लें, दोनों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, ये जो भारी चीज़ है ये जल्दी नीचे ड्रॉप हो जाती है, हल्की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, बहुत सारी एयर एग्जिस्ट कर रही है, बहुत सारी एयर है, तो ये एयर क्या करती है, इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है। ये जो हल्के वाली चीज़ होती है ये एयर की वजह से एयर के अंदर ही उड़ने लग जाती है एक किस्म की। भारी वाली चीज़ एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल एक किस्म की ना निगलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो सारा जो कारआमद है वो एयर की वजह से मसला लग रहा है। अगर हम लोग एयर को बिल्कुल रिमूव कर दें, मैंने क्या किया, देखें एयर को रिमूव कर दिया, यहाँ पर एक बिल्कुल स्पेस क्रिएट कर दी, स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा कि दोनों एक जितने ही टाइम में नीचे आकर गिरेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या करवा रही है, सेम करवा रही है। आपको ये चीज़ अभी भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई होगी, मैं आपको इसको अच्छे तरीके से क्लियर करवाती हूँ एक फॉर्मूले के ज़रिए। आप ना फोर्स का फॉर्मूला जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, F=ma। लेकिन ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है ना, तो ग्रेविटी को समझाने के लिए फोर्स को थोड़ा सा पढ़ना तो लाजिम है। देखें ये जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटी है, मान लें। मैंने क्या कहा कि देखें जब कभी भी दो चीज़ों के दरमियान हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो एक चीज़ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा मास बढ़ता चला जाएगा ना ऑब्जेक्ट का, ये जो अर्थ ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होगी ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी उतनी ज़्यादा लगाती चली जाएगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, कांस्टेंट प्रोड्यूस होगी। ये मैंने किस तरह से कहा, मान लें कि अगर मेरे पास क्या है कि एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, उसके अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो तो कांस्टेंट प्रोड्यूस होनी है। मान लें 9.8, हम लोग इसको 10 ही एक्सेलरेशन ले लेते हैं। 10 क्या है, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F=ma। मेरे पास 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रही है, तो अर्थ फोर्स कितनी लगा रही होगी, 20 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, सही है। अगर मैं यहाँ पर 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ले लूँगी ना, तो एक्सेलरेशन तब भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ही प्रोड्यूस होगी,
लेकिन जो फोर्स लगाएगी ना अर्थ, अब उससे दोगुना ज़्यादा लगाएगी। कितनी लगाएगी? 40 न्यूटन लगाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाते चले जाएं उतना ज़्यादा आप देखें, F इजिकल टू एम ए है, ए को इधर ले आए, F ओवर एम कर लें। जितना ज़्यादा मास बढ़ाते चले जाएंगे, ये मैथ में भी आपने प्रोपोर्शनल वाली चीज़ पढ़ी होगी ना, उतनी ज़्यादा फोर्स अर्थ लगाती चली जाती है, उतनी ज़्यादा फोर्स बढ़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स भी तो उतनी ज़्यादा होगी ना दो बॉडी के दरमियान। तो लेकिन एक्सेलरेशन ने क्या रहना है? हमेशा कांस्टेंट रहना है। क्या रहना है? हमेशा कांस्टेंट रहना है, इसने कभी नहीं बढ़ना। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेकिन इसमें अभी भी एक छोटी सी चीज़ रहती है, पहले वो कवर कर लेते हैं, देन अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आपने क्या बात याद रखनी है? आपने ये बात रखनी है कि ये जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसे जी से शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। और वो कितनी कांस्टेंट होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आती है तो किस में चेंजिंग आती है? मास में और फोर्स में। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट। देखिए, ये जो मोशन है बॉडी का ऊपर से नीचे की तरफ आना अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ये भी तो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके ऊपर भी तो हम लोग इसकी वेलोसिटी को, इसके एक्सेलरेशन को, इसके डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे ना, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। वी एफ इजिकल टू पिछले लेक्चर में वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड थी एस इजिकल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t²। थर्ड थी हमारे पास क्या? 2a/s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ना, जब हम लोग किसी भी बॉडी का मोशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे होते हैं ना, उसका मोशन पढ़ रहे होते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इसको डिनोट करते हैं जी के साथ, यानी कि ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना एस, इसको हाइट के साथ शो किया जाता है, यानी कि एच के साथ शो किया जाता है। तो अब ये फॉर्मूला हमें कुछ ऐसे नजर आएंगे, ये वाला फॉर्मूला ऐसे नजर आएगा, वी एफ इजिकल टू, ये फॉर्मूला ऐसे नजर आएगा, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी। ये फॉर्मूला में कुछ ऐसा नजर आएगा, एच इजिकल टू, क्योंकि हमने हाइट मालूम करनी है ना, वी आई टी प्लस 1/2, और यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर लिख देती हूँ जी टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कुछ ऐसे नजर आएगा, 2GH वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाकी इनको हल करने वाला तरीका तो बिल्कुल सेम ही है। आपके पास इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं फर्स्ट ईयर में जाके, लेकिन अभी मैंने जितना आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, आपने एज इट इज़ इसको समझ लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हुआ होगा। ये यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक क्लास 9th का, ये क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। इसके 5 लेक्चर हैं, आपने 5 के 5 लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इंशाल्लाह आपकी ग्रिप काइनेमेटिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छी हो जाएगी। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर जो कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं वॉल्यूम की, डेंसिटी की, जिनको हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है। आपने वो जो प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं डेसी सेंटी मिली वाले, वो अच्छे तरीके से देखने हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये देखनी है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लें, बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चैप्टर के मुकाबले में ये वाला चैप्टर आपकी बेसिक बना रहा है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपको ये वाला चैप्टर नहीं आएगा ना, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है ना डायनामिक वाला, वो आपको हरगिज़ समझ नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट है मैकेनिक के ना, काइनेमेटिक और डायनेमिक एक मैकेनिक फील्ड के ही तो पार्ट हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।